हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक नॉर्वेजियन स्लैशर फिल्म के बारे में जिसका नाम है कोल्ड प्रे। इस फिल्म का और एक नाम भी है फ्रेडफील्ड, जो 2006 में रिलीज हुई थी। दिस फिल्म इज डायरेक्टेड बाय रोअर उठाग और इसे वन ऑफ द बेस्ट नॉर्वेजियन हॉरर फिल्म्स माना जाता है। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 6.3 आउट ऑफ 10 और 90% गूगल यूजर ने इसे लाइक किया है। साल है 1975। यह फिल्म शुरू होती है एक स्नोई माउंटेन एरिया से जहां चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ है और कुछ नहीं और कोई नहीं। एक ऐसी जगह में हम एक टीनेजर लड़के को भागते हुए देखते हैं अपनी जान बचाकर, क्योंकि कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा था। हम देख पाते हैं इस बच्चे के लेफ्ट आई के आसपास एक बर्थ मार्क है। वैसे ही इस बर्फ के ऊपर से चलने में उसे बहुत मुश्किल हो रहा था, तो वो ज्यादा देर तक भाग भी नहीं पाता। वो गिर जाता है और हम देखते हैं कोई उसे जिंदा ही बर्फ के नीचे दफना देता है। अगले सीन में हम उसके पेरेंट्स से मिलते हैं, जो एक इंटरव्यू में कहते हैं उनका बेटा खेलने निकला और वापस नहीं आया। मतलब उनके लिए उनका बेटा मिसिंग ही है। उन्हें पता ही नहीं था उनके बेटे के साथ कितना बड़ा हादसा हो चुका है। ये रात तो उनके बेटे के साथ ही दफन हो गया, मगर इस हादसे के बाद से ही उस जगह पर मिसिंग केसेस बढ़ने लगे। हर साल कभी 2, कभी 8 तो कभी 100 लोग एक साथ गायब होने लगे। वो लोग कहाँ गए किसी को कुछ नहीं पता चला। ठीक उस टीनेजर लड़के की तरह उनके गायब हो जाना भी एक मिस्ट्री ही रह गई। नाउ बैक टू प्रेजेंट इन 2006 हम 5 दोस्तों की एक ग्रुप को देखते हैं। जेनी, एरिक, माइकल, इनगुन और टोबियस। इनमें से जेनी और एरिक कपल थे और माइकल और इनगुन भी वुड बी कपल थे। तो उनके बीच टोबियस बेचारा लेफ्ट आउट फील कर रहा था। एनीवेज वो लोग जा रहे थे स्कीइंग करने। वैसे इस समय उन्हें कोई भी स्कीइंग स्पॉट खाली नहीं मिलेगा, मगर एरिक हर बार कोई ना कोई नई जगह ढूंढ ही निकालता है। तो इस बार भी वो ऐसे एक रिमोट जगह पर उन लोगों को ले जाता है जहां चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, ठीक फिल्म के पहले वाले सीन की तरह। गाड़ी को नीचे रख के वो लोग पहाड़ पर चढ़ने लगते हैं और टॉप पर पहुंचते ही उन लोगों का सारा टायर्डनेस जैसे चुटकी में गायब हो जाता है। इट्स इनक्रेडिबल। और यहाँ उन्हें डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है। वो लोग बहुत मस्ती करते हैं, जितना मर्जी स्कीइंग करते हैं, लेकिन देखते ही देखते उनकी खुशी टेंशन में बदल जाती है, क्योंकि टोबियास का एक्सीडेंट हो चुका था। उसके पैर की हड्डी टूटकर बाहर निकल आई थी। वो दर्द में चिल्ला रहा था। जेनी जल्दी से एक पट्टी बांध देती है और उस हड्डी को भी लोकेट कर लेती है, मगर फिर भी उसे इमीडिएट ट्रीटमेंट की जरूरत है। लेकिन वो लोग मदद बुलाएंगे कैसे? उनके फोन पे तो सिग्नल ही नहीं है। शाम होने वाली है, उनकी गाड़ी भी बहुत दूर है और यहाँ आसपास कोई लोकेलिटी भी नहीं है जहाँ वो लोग शेल्टर ले सके। फॉर्चुनेटली जेनी को कुछ ही दूर में एक बिल्डिंग दिखाई देता है जो किसी होटल जैसा लग रहा था। वो लोग जल्दी से टोबियस को एक स्लेज पे लेटाकर उस होटल की तरफ आगे बढ़ते हैं, मगर ये तो लॉक्ड है। एरिक किसी तरह से खिड़की के कांच को तोड़कर अंदर जाता है और बाकियों के लिए दरवाजा खोल देता है। सबसे पहले उन्हें टोबियस की ट्रीटमेंट करनी थी, तो जेनी और बाकी लोग फर्स्ट एड किट ढूंढने लगते हैं। उन्हें वो तो नहीं मिलता, मगर उन्हें बहुत सारा अल्कोहल मिल जाता है और इग्नू के पास था पेन किलर्स। जेनी को फ्रंट डेस्क के पास से एक बॉक्स से बहुत सारी चीजों के साथ एक शॉटगन सेल और एक सुपर ग्लू मिलता है और अब इससे ही काम चलाना पड़ेगा। तो जेनी उस घाव को अल्कोहल से क्लीन करती है और सुपर ग्लू से स्किन को जोड़ देती है। अल्कोहल के साथ पेन किलर एक सेडेटिव का काम करता है। तो टोबियस सो गया था। कुछ देर बाद अंधेरा हो चुका था, तो एरिक, माइकल और इनको जाते हैं जनरेटर रूम में और जेनी टोबियस के साथ ही रुक जाती है। वो जाग गया था। हैरिकेन के रोशनी में वो लोग अपनी स्कूल लाइफ के बारे में बात करने लगते हैं और अचानक से ही मेन डोर एकदम से अपने आप खुल जाता है। जेनी उसे बंद करने जाती है। उसे तो वहाँ कोई नहीं दिखता। उसे लगता है हवा के प्रेशर से शायद खुल गया होगा, मगर हमें बाहर अंधेरे में कोई पास करते हुए दिखाई देता है। उधर एरिक को जनरेटर मिल गया था, वो उसे ऑन कर देता है। तो माइकल और इनगो निकल पड़ते इस होटल को एक्सप्लोर करने। उन्हें एक रूम मिलता है जो कम्प्लीटली जला हुआ था। इवन उसके दीवार पे इंसानी खाल लगे हुए थे। वो दोनों अपने दोस्तों से इस बारे में शेयर करते हैं और उन्हें पता चलता है जेनी को इस होटल की रजिस्टर बुक मिली है, लेकिन उसमें लास्ट एंट्री 1975 की है और वहाँ पर यह भी लिखा हुआ है कि डोंट लूज होप, आपको आपका बेटा जरूर मिलेगा। बस किताब के अंदर उन्हें एक फोटो भी मिलती है उसी फैमिली की जिसे हमने फिल्म के स्टार्टिंग में देखा था, और उनके साथ वही लड़का भी था, वही बर्थ मार्क वाला लड़का। उन्हें तो कुछ अनयूजुअल नहीं लगा, क्योंकि वो लोग ध्यान ही नहीं दे रहे थे कि म्यूजिक सिस्टम में कितना पुराना गाना बज रहा है। शराब के बोतल्स भी कितनी पुरानी है, क्योंकि इससे उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। वो लोग अपने आप में ही बिजी थे, मगर इस होटल में हमें कई बार कुछ अजीब से आवाजें सुनाई दे रही थी, जिसके लिए वो लोग एक दूसरे को ही दोष दे रहे थे।
रात होने पर जेनी और एरिक लिविंग रूम में ही सो जाते हैं टोबियास के साथ, लेकिन इनको और माइकल एक रूम में चले जाते हैं। उन्हें कुछ प्राइवेट मोमेंट्स बिताना था, मगर शायद रात में उनके बीच कुछ कहासुनी हो जाती है और माइकल इनको को छोड़कर लिविंग रूम में आके म्यूजिक को फुल वॉल्यूम में ऑन करके दारू पीने लगता है। उधर कमरे में अकेले इनको को किसी की प्रेजेंस महसूस होती है। वो बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, तो वो भी बाकी लोगों के पास जाने की डिसाइड करती है, मगर उससे पहले ही उस पर कोई हमला कर देता है कुल्हाड़ी से। लहूलुहान हालत में वो अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करती है, चिल्लाती है, मगर म्यूजिक की वजह से कोई भी उसकी आवाज सुन नहीं पाते। वो रात ऐसे ही बीत जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग माइकल इनगू के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करता है। वो बहुत बार उसे बुलाता है, मगर उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। उसे क्या पता कमरे के अंदर इनगू है ही नहीं। उधर एरिक भी मदद ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और जाते वक्त जेनी उसे एक चाबी देती है। ये उसकी घर की चाबी है। असल में कल रात वो लोग इस बात को लेकर ही डिस्कस कर रहे थे कि उन्हें एक साथ रहना चाहिए या नहीं। अभी इस चाबी को देकर जेनी उसे अपने घर में इनवाइट कर रही थी। एरिक अपने स्कीबोर्ड को लेकर आगे बढ़ता है तो उसे बर्फ के ऊपर खून दिखाई देता है और फुटप्रिंट्स भी। वो उसे फॉलो करता है और पहुंच जाता है इनकू के लाश के पास। उसका शरीर ठंड में जम चुका था। एरिक तो फ्रिक आउट करने लगता है। उसे अपने दोस्तों को वार्न करना होगा, मगर जैसे ही वो होटल की तरफ मुड़ता है उसके माथे पर कोई वार कर देता है। उधर होटल में फिर से लाइट्स फ्लिकर करने लगी थी, तो जेनी और माइकल जनरेटर चेक करने जाते हैं। पता चलता है उसमें फ्यूल नहीं है। एक जार में थोड़ा सा था तो वो लोग डाल देते हैं, मगर उससे काम नहीं चलेगा। उन्हें और ज्यादा फ्यूल की जरूरत है। वो लोग उसी रूम में इधर उधर ढूंढने लगते हैं और उन्हें एक हिडन दरवाजा मिलता है। उस दरवाजे को खोल के वो लोग अंदर जाते हैं और अंदर ऐसा लग रहा था कि शायद कोई लॉस्ट एंड फाउंड सेक्शन है। बहुत सारे सामान थे यहाँ पर, बैकपैक्स, कपड़े, सनग्लासेस, टोपी, और उसके अंदर और एक कमरा था जिसकी हालत देखकर लग रहा था यहाँ पर कोई रह रहा है। खाली फूड कैंस इधर उधर बिखरे पड़े थे। जेनी को वहाँ एक बॉक्स में कुछ पेपर कटिंग्स मिलती है जो इसी होटल के बारे में है। उन्हें पता चलता है कल उन्हें रजिस्टर बुक से जो फोटो मिली थी वो इसी होटल की ओनर की फैमिली थी। 1975 के आसपास उनका बेटा गायब हो गया था और उसी समय से ये होटल बंद पड़ा हुआ है। मतलब ऑलमोस्ट 30 सालों से ये होटल बंद पड़ा है। मगर ये जो बैकपैक्स, कपड़े, टोपी, सनग्लासेस, चाबी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये सब तो बिल्कुल बैकडेटेड नहीं है। इसके अलावा भी इस कमरे में बहुत सारे हंटिंग इक्विपमेंट्स थे, चेन्स, ट्रैप्स, कर्टर्स एक्सेट्रा, जिसे देखकर वो दोनों ही बहुत ज्यादा घबरा गए थे। जेनी माइकल को टोबियस के पास भेज देती है और खुद जाती है इनको को मनाने। माइकल जब लिविंग रूम में पहुंचता है उसे टोबियस कहीं भी दिखाई नहीं देता। वो इधर उधर देखता है और उसे किचन के दरवाजे के पीछे से खून का दाग नजर आता है। वो उस दरवाजे को खोलता है और अंदर उसे टोबियस मिलता है, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ था। वो बिल्कुल ठीक था और ये खून भी असल में खून नहीं था। ये असल में कोई फूड आइटम था जो टोबियस के हाथ से गिर गया था। माइकल टोबियस को लेकर कमरे में वापस आता है। उधर हम जेनी को देखते हैं दरवाजे पर नॉक करते हुए। कुछ देर नॉक करने के बाद जब इग्नू दरवाजा नहीं खोलती तो जेनी अंदर जाती है और अंदर कमरे की हालत देखकर उसकी होश ही उड़ जाती है। कमरे में चारों तरफ खून ही खून था। वो जल्दी से अपने दोस्तों को इन्फॉर्म करती है और उन्हें समझने में देरी नहीं होती कि ये काम वो जो उस हिडन रूम में रह रहा है उसका है। वो लोग उसी वक्त एक कमरे में छुप जाते हैं क्योंकि उन्हें फ्रंट डोर खुलने की आवाज सुनाई दी थी। लेकिन कब तक वो लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे? उन्हें यहाँ से निकलना तो पड़ेगा ही। जेनी सजेस्ट करती है उन्हें एरिक के लिए वेट करना चाहिए, लेकिन माइकल इनको को ढूंढने जाना चाहता था। उन्हें पता ही नहीं जिन दोनों के लिए वो लोग इतना परेशान हो रहे हैं उन पर ऑलरेडी हमला हो चुका है और इनगुन की तो मौत भी हो चुकी है। इस सबसे अनजान माइकल अपने गर्लफ्रेंड को ढूंढने निकलता है, लेकिन वो जैसे ही नीचे जाता है उस पर कोई हमला कर देता है। वो किसी तरह से अपने आप को तो बचा लेता है और हमें पहली बार उस हमलावर की एक झलक नजर आती है। ही इज अ ह्यूज मैन, सर से पांव तक फर कोट से ढका हुआ है और वो अपने साथ हमेशा एक कुल्हाड़ी भी कैरी करता है। माइकल किसी तरह से गिरते पड़ते फिर से अपने दोस्तों के पास वापस आता है और जेनी को अपनी जान बचाकर भागने के लिए कहता है, क्योंकि वो खूनी कभी भी हमला कर सकता है और उसे रोकना किसी की बस की बात नहीं है। लेकिन जेनी टोबियस को अकेले छोड़कर नहीं जा सकती थी, तो माइकल अकेले ही खिड़की से बाहर जंप करता है और सामने वाले केबिन में जाने की कोशिश करता है। वहाँ उसे जरूर कीबोर्ड्स मिल जाएंगे, मगर वहाँ पहुँचने से पहले ही उसका पैर एनिमल ट्रैप में फंस जाता है। वो दर्द में चिल्लाने लगता है, जिससे वो खूनी वहां पर आता है और एक ही झटके में उसकी गर्दन मोड़कर उसे मार डालता है। ये भयानक दृश्य देखने के बाद वहां पर रुकने का और कोई सवाल ही नहीं था। जेनी टोबियस को किचन के स्टोर रूम में छोड़कर अकेले ही कुछ अरेंजमेंट्स करने निकल पड़ती है, लेकिन जाने से पहले टोबियस उसे अपने दिल की बात कहने की कोशिश करता है, जो शायद जेनी को बहुत पहले से ही पता था।
लेकिन वो प्यार तो एरिक से ही करती है। टोबियस उसका बहुत अच्छा दोस्त है और वो उसे बचाने की पूरी कोशिश करेगी। जेनी जैसे ही फ्रंट डोर के पास पहुंचती है, उसे वो आदमी दिखता है जो माइकल के लाश को खींचकर अंदर ले जा रहा था। इसका फायदा लेकर जेनी उस होटल से निकलती है और उस केबिन में जा पहुंचती है और वहां उसे एक टॉर्च, एक स्लेज कार, स्कीबोर्ड्स और एक शॉटगन मिलती है। उसे याद आता है उसने उस बॉक्स में एक गोली देखी थी, तो वो उस टॉर्च और बंदूक के साथ होटल में वापस आती है, गन को लोड करती है और टोबियस को लेकर पहुंच जाती है जनरेटर के पास उस ईडन रूम में, क्योंकि उसे पता था यही उस खूनी का शेल्टर है। वो जनरेटर ऑफ कर देती है जिससे यहाँ पर अंधेरा हो जाए और उस खूनी को पता चल जाए वो लोग यहाँ पर है। वो टोबियस को टॉर्च देकर बैठा देती है और खुद जाती है उस कमरे के अंदर चेक करने। अंदर उसे माइकल, इनकुन के लाश के साथ साथ एरिक भी मिलता है जो जख्मी था मगर जिंदा था। जेनी उसे बाहर लाने की बहुत कोशिश करती है मगर वो चलने की हालत में ही नहीं था, तो जेनी उसे चुपचाप लेटे रहने के लिए कहती है जिससे उस खूनी को पता न चले वो जिंदा है। ठीक उसी वक्त टोबियस फ्लैशलाइट से उन्हें इन्फॉर्म करता है कि वो खूनी आ चुका है। उसका प्लान था उस खूनी को यहाँ पर ललचा कर लाना और इस कमरे में बंद कर देना। वो लोग वैसा करने में कामयाब भी हो जाते हैं मगर अभी उनका प्लान बदल चुका है क्योंकि अंदर एरिक जिंदा है, उन्हें उसे भी बचाना होगा। तो वो लोग फिर से एक बार दरवाजे को खोलते हैं जिससे उस खूनी को शूट कर पाए। गोली बस एक ही है, मिस नहीं कर सकते। लेकिन जैसे दरवाजा खुलता है उनके सामने था एरिक जिसे वो खूनी ढाल की तरह यूज कर रहा था। जेनी शूट तो कर देती है मगर टोबियस उसे धक्का दे देता है जिससे एरिक को गोली ना लगे। उसने तो एरिक को बचा लिया था मगर ये खूनी उनके सामने ही एरिक को मार डालता है और अभी उनके पास गोली भी नहीं बची थी। इस समय टोबियस एक बहुत ही ब्रेव डिसीजन लेता है। उसे पता था वो भाग नहीं सकता और अगर उसके लिए जेनी भी रुक जाए तो वो भी मरने वाली है, तो वो जेनी को भागने के लिए कहता है और खुद उस खूनी के सामने बंदूक लेकर खड़ा हो जाता है। लेकिन शायद उस खूनी को भी पता था इसमें गोली नहीं है, तो वो बहुत ही आसानी से उसे भी मार डालता है। उधर हम देखते हैं जेनी उस केबिन में से कीबोर्ड्स लेकर भागने की कोशिश करती है मगर अंधेरा हो जाने की वजह से उसे ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रही थी। वो गिर जाती है और तभी वो खूनी उस पर भी हमला कर देता है, लेकिन वो मरी नहीं थी। जब उसका सेंस लौटता है तब तक सुबह हो चुकी थी। वो देखती है ये खूनी उसी स्लेज पर उसके सारे दोस्तों की लाश के साथ साथ उसे भी लाश ही समझकर कहीं ले जा रहा है। कुछ दूर जाने पर वो रुकता है और हम देखते हैं उसके सामने एक बहुत ही गहरा गड्ढा है। वो एक एक करके उन लाशों को उसके अंदर फेंकने लगता है। इसी बीच जेनी को टोबियस के पॉकेट से एक बॉक्स कटर मिलता है जिसे उस बेचारे ने उठा तो लिया था सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए मगर ठीक समय यूज नहीं कर पाया और अभी शायद यही जेनी का काम आने वाला है। जैसे ही ये खूनी जेनी को खींचने जाता है, जेनी इस बॉक्स कटर से उस पर हमला कर देती है, लेकिन उसने इतना मोटा फर कोट पहन रखा था कि उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। उल्टा वो जेनी पर कुल्हाड़ी से हमला कर देता है। अपने आप को बचाने के लिए जेनी उसके सनग्लासेस को उतार लेती है जिससे वो कुछ देर के लिए कंफ्यूज्ड हो जाता है क्योंकि इतनी ब्राइट रोशनी में उसे कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। मगर हमें उसके लेफ्ट आई पर वही बर्थ मार्क दिखाई देता है, मतलब ये वही स्टार्टिंग वाला लड़का था जो अभी तक जिंदा है और लोगों का शिकार कर रहा है। जेनी किसी तरह से उसके कंफ्यूजन का फायदा लेकर उसे उस गड्ढे में धकेल देती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे वो नीचे गिरता जा रहा था हमें फ्लैशबैक में पता चलता है उसके साथ एक्चुअल में 30 साल पहले क्या हुआ था। दोस्तों असल में उस बर्थ मार्क के वजह से उसका जीवन इजी नहीं था। जैसे माइकल ने उसकी फोटो देखकर कहा था कि वो बहुत ही बदसूरत है, तो जरूर लोग उसका मजाक उड़ाते थे और इसी के वजह से जरूर उसके पेरेंट्स को भी बहुत बदनामी सहन करना पड़ता था। ये होटल उन्हीं की थी तो इसका असर जरूर उनके बिजनेस पे भी पड़ा होगा। लेकिन उससे भी ज्यादा जब लोग उनके बेटे को देखकर हंसते थे, उनका बेटा बाकी टीनेज लड़के की तरह जी नहीं पाता था, डिप्रेस्ड रहता था, ये वो लोग सहन नहीं कर पाते थे। इसीलिए एक दिन उन लोगों ने अपने बेटे को इस ह्यूमिलिएशन से आजाद करने के लिए उसे मारने का डिसाइड किया। हमें स्टार्टिंग में जो सीन दिखाई दिया था उसमें इस बच्चे को चेस उसकी पेरेंट्स ही कर रहे थे और उन्होंने ही जिंदा ही उसे दफनाने की कोशिश भी की थी, मगर समहाउ वो बच्चा जिंदा बच गया और रिवेंज लेने के लिए जरूर सबसे पहले उन्हें ही मार डाला। उस कमरे में जो आग लगने के निशान है उसका मतलब शायद इस लड़के ने अपने पेरेंट्स को उसी रूम में जिंदा जलाया होगा, दो इसके बारे में कोई भी रिपोर्ट नहीं है। और उसके बाद से ही जो भी उस स्पॉट पर स्कीइंग करने जाता था और अपने दोस्तों से बिछड़कर इस रिमोट एरिया में पहुंच जाता था, ये खूनी उन्हें मारकर इस गड्ढे में फेंक देता था, जिसके वजह से और किसी को उनके बारे में कभी पता ही नहीं चल पाता। फिल्म के एंडिंग में हमें उस गड्ढे में ग्रुप के 4 लोगों की लाश के साथ साथ इस खूनी की लाश भी दिखाई देती है।
जिंदा बची थी तो बस जेनी ही, और ये जैसे उसका पुनर्जन्म है। दोस्तों ये फिल्म यहाँ पर ही एंड हो जाती है, लेकिन इसका और 2 पार्ट्स भी हैं जो मैं बहुत जल्दी अपलोड करने वाली हूँ, सो फॉर दैट स्टे ट्यून्ड। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, टाटा।